नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। हाथी का उत्पात, 7 दिन में 16 लोगों को मारा। चाईबासा में फिर 6 लोगों को कुचला। हाथी को ट्रैंकुलाइज कर काबू करने की तैयारी। चाईबासा में जंगली हाथी का आतंक जारी है। बीती देर रात नोवामुंडी प्रखंड के जेटिया पंचायत अंतर्गत भरबरिया गांव में हाथी ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बीते 7 दिनों में हाथी इस क्षेत्र में कुल 16 लोगों की जान ले चुका है। मंगलवार की रात हुई घटना में मृतकों में सनातन मेराल, उनकी पत्नी जोको कुई, उनके 2 बच्चे और दूसरे परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। यह घटना रात करीब 10 बजे हुई है, जब सभी सो रहे थे। अचानक हाथी ने घर पर हमला कर दिया। इस हमले में एक बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा है। चाईबासा के डीएफओ आदित्य नारायण ने कहा कि हाथी बहुत तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिससे उसे लगातार ट्रेस कर पाना वन टीमों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है, जो हाथी को ट्रैंकुलाइज कर काबू में लेने की प्रक्रिया में मदद करेगी। इसके साथ ही वन्यजीव संरक्षण संगठन वनतारा की टीम से भी संपर्क किया गया है और उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी। डीएफओ आदित्य नारायण ने बताया कि वन विभाग की पूरी टीम प्रभावित इलाकों में लगातार भ्रमण कर रही है। ड्रोन और अन्य संसाधनों की मदद से हाथी की मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी नए गांव में नुकसान होने से पहले अलर्ट जारी किया जा सके। एसआईआर की बारी अब झारखंड की। अगले महीने से शुरू होगी प्रक्रिया। 8 जनवरी को ईसीआई टीम रांची में। देश के कई राज्यों में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब बारी झारखंड की आ चुकी है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि फरवरी महीने से झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम 8 जनवरी को रांची आने वाली है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाल के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के बाद यह जानकारी सामने आई है। इस दौरे पर उन्होंने झारखंड में भी मतदाता सूची के शुद्धिकरण और लोकतांत्रिक पारदर्शिता को लेकर अपनी बात कही थी। अब जानकारी सामने आ रही है कि एसआईआर को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की 8 जनवरी को झारखंड पहुंचेगी। चुनाव आयोग की टीम की समीक्षा के बाद झारखंड में फरवरी में एसआईआर का काम शुरू हो सकता है। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया पर भी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों से आए अधिकारी बीएलओ ऐप से झारखंड में फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। बता दें कि मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य के लिए 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। 2003 में कोई मतदाता किस राज्य में था और उसके बाद वह किस राज्य में स्थानांतरित हो चुका है, इसी के आधार पर ही मतदाता सूची में मतदाता का नाम रहने या कटने का काम होगा। दूसरे राज्यों में जो करोड़ों नाम हटे हैं, उसमें यही प्रक्रिया अपनाई गई है। गिरिडीह में सीसीएल वर्कशॉप लूट। रात 1:30 बजे वर्कशॉप में घुसे 20 से 25 अपराधी गार्डों को बंधक बनाकर लाखों के सामान ले गए। गिरिडीह के सीसीएल कोयलरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए हथियारबंद चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात करीब 1:30 बजे 20 से 25 की संख्या में अपराधी सीसीएल वर्कशॉप परिसर में घुस आए। सभी अपराधी हथियारों से लैस थे। उन्होंने वहां तैनात सुरक्षा गार्डों को अपने कब्जे में ले लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने पूरी रात बेखौफ होकर वर्कशॉप में लूटपाट की है। अपराधियों ने वर्कशॉप में रखे लाखों रुपए के लोहे और अन्य कीमती सामान को निशाना बनाया है। भारी मात्रा में सामान को वाहनों में लाद कर चोर फरार हो गए। सुरक्षा गार्ड श्याम सुंदर महतो ने बताया कि गार्डों को विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया गया। हथियारों के बल पर सभी को बंधक बना लिया गया था, जिससे वे किसी तरह की सूचना भी नहीं दे पाए थे। सुबह होने पर घटना की जानकारी सीसीएल प्रबंधन को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सीसीएल के वरीय पदाधिकारी और मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने वर्कशॉप परिसर का निरीक्षण किया। चोरी किए गए सामान की सूची तैयार की जा रही है। घटनास्थल से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी। चतरा में 14 साल के लड़के की मिली बॉडी, सिर पर चोट के निशान। हादसा या हत्या, जांच में उलझी पुलिस। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक 14 साल के किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मनातू इमामगंज मुख्य मार्ग पर दुल्की पुल के पास बुधवार को शव बरामद किया गया था। मृतक की पहचान चरका खुर्द गांव निवासी अयान खान पिता एनुअल खान के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही प्रतापपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल को भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अयान खान सोशल मीडिया पर रील बनाकर काफी लोकप्रिय था। गाँव और आसपास के लोग उसे एक प्रतिभाशाली और मिलनसार किशोर के रूप में जानते थे। उसके पास खुद का मोबाइल
मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन वह दोस्तों और परिचितों के मोबाइल से वीडियो बनाता था। उसकी बनाई गई रील्स को लोग काफी पसंद करते थे। कम उम्र में ही उसने सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना ली थी। घटना की जानकारी डुमरवार पंचायत समिति सदस्य इश्तियाक खान को फोन पर मिली है, जिन्होंने तुरंत अयान के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि अयान का चेहरा खून से लथपथ था। उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने जैसे गहरे चोट के निशान थे। यह दृश्य देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी खबर, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अब नहीं होंगी दवाइयों की किल्लत। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अब दवाइयों की किल्लत नहीं होगी। खबर आ रही है कि बहुत जल्द रिम्स का अपना मेडिकल स्टोर होगा। रिम्स का अपना मेडिकल स्टोर होने से लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। खबर यह भी है कि दवाइयां मरीज तक डायरेक्ट पहुंचेंगी। रिम्स में इलाज करने वालों को अभी भी बाहर से दवाइयां लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी दवाइयां लोगों को रिम्स के मेडिकल से ही उपलब्ध हो जाएंगी। रिम्स मेडिकल से दवाइयां कम से कम कीमत में मरीजों को मिलेंगी, जो कि उनके लिए और भी बड़ी खुशखबरी है। रांची के मैकलुस्कीगंज का पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। आज राजधानी सहित 14 जिलों में शीतलहर। 5 जिलों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चल रही है। रांची समेत 14 जिलों में आज शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार से कुछ इलाकों में राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को सर्द हवाओं और गिरते तापमान से सावधान रहने की जरूरत है। बुधवार यानी आज रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गुमला और खुंटी में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खुंटी में भी शीतलहर की चेतावनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार क्षोभ मंडल के निचले स्तरों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं के कारण तापमान में यह गिरावट आई है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक और गिर सकता है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। झारखंड पुलिस ने चेताया, वर्दी और हथियार के साथ रील्स बनाना पड़ेगा महंगा, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर वर्दी और हथियारों के साथ रील बनाने पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के एसओपी के अनुसार अब इस तरह की गतिविधियां महंगी पड़ सकती हैं। झारखंड के डीजीपी कार्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वर्दी, हथियार या किसी भी सरकारी संसाधन का उपयोग कर मनोरंजन या आत्म प्रचार के लिए रील्स नहीं बनाएंगे। यदि कोई कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या पदावनति जैसी गंभीर कार्रवाई शामिल हो सकती है। निर्देशों में यह भी कहा गया कि निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वर्दी में फनी वीडियो, डांस या आत्म प्रचार वाली पोस्ट करना प्रतिबंधित है। केवल आधिकारिक चैनलों से मंजूरी प्राप्त सामग्री ही साझा की जा सकती है। यह कदम अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्दी में नॉन ऑफिशियल कंटेंट और धार्मिक पोस्ट पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में रील्स बनाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है और पश्चिम बंगाल में भी वायरल रील्स बनाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लोहरदगा रांची रेल लाइन पर मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू। लोहरदगा के यात्रियों को इरगांव से मिली ट्रेन। लोहरदगा रांची रेल लाइन में कोयल नदी में रेलवे ब्रिज संख्या 115 के पिलर संख्या 4 और 5 में आई दरार के बाद विगत 4 जनवरी से लोहरदगा स्टेशन तक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था। इसके बाद 6 जनवरी को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने तकनीकी टीम के साथ रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया था। उन्होंने रेल सेवा को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही थी। अब वह धरातल पर नजर आ रही है। रेलवे द्वारा इरगांव तक मेमू पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू करना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बुधवार सुबह 9:55 के बाद रांची से रवाना होकर मेमू पैसेंजर ट्रेन इरगांव स्टेशन पहुंची। पहले ही दिन लगभग 300 यात्रियों ने इस ट्रेन से यात्रा की है। इरगांव स्टेशन में रेलवे की सीनियर डीसीएम सूची सिंह कमर्शियल स्टाफ के साथ मौजूद थी। इरगांव तक रेल सेवा ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। वो ट्रेन परिचालन को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में थे। यात्रियों को बस और निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए थे। मेमू पैसेंजर ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को फिर से रेल यात्रा का भरोसा मिला है। रामगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। गोला प्रखंड में फसलें और घर बर्बाद, ग्रामीण दहशत में, सुरक्षा की मांग। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। देर रात हाथियों के झुंड ने फसलों को रौंदकर और घरों को ध्वस्त कर ग्रामीणों को परेशान किया है। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। किसान अपनी पूंजी लगाकर फसलें उगाते हैं, लेकिन हाथियों द्वारा उन्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है। घरों में रखा धान भी हाथियों का निशाना बन रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।
ग्रामीणों और वन कर्मियों के अनुसार गोला वन क्षेत्र में हाथियों का झुंड 2 गुटों में बटा हुआ है। संग्रामपुर पंचायत क्षेत्र में 2 हाथी देखे गए हैं, जबकि रजरप्पा हेसापोड़ा के जंगल में 7 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। हाथियों के डर से किसान रात भर जागकर अपनी फसलों और घरों की निगरानी करने को मजबूर हैं। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ग्रामीण और भी भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी समय हाथी के हमले का डर सताता रहता है। जेएसएससी ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि घोषित की। जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। आयोग के अनुसार इस परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय पत्र की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा रांची जिले के कई निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पूरी होगी। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र से संबंधित सभी जानकारियां एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। जेएसएससी ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और परीक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जमशेदपुर में गौवंश तस्करी का बड़ा खुलासा, फर्जी नंबर वाली कार के साथ चालक गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर रोड नंबर 2 के पास मंगलवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुलिस ने गौवंश तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर मानगो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार को रोका। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस ने पाया कि कार में 5 गौवंशों को अमानवीय तरीके से ठूस कर तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से वाहन चालक को हिरासत में लेते हुए कार को जब्त कर लिया है। जांच के दौरान मामला और गंभीर हो गया जब यह सामने आया कि वाहन पर लगा रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है। सभी गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक से गहन पूछताछ कर रही है। साथ ही इस तस्करी के पीछे सक्रिय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जाँच की जा रही है। गुमला में तेज रफ्तार ने ली युवक की जान, टकराकर पेड़ से ही लटक गई बाइक और बॉडी। सुबह ग्रामीणों को हुई जानकारी। गुमला में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी लगातार जानलेवा साबित हो रही है। ताजा मामला जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर डुमरी थाना क्षेत्र के नटावल गांव के पास हुआ है, जहां मंगलवार देर रात एक सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। हादसे से इलाके में शोक का माहौल। मृतक की पहचान कांजी गांव निवासी अंजुलेश मिंज 26 वर्ष पिता भक्ति मिंज के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अंजुलेश मिंज मंगलवार रात बाइक से कहीं जा रहा था। नटावल गांव के आगे पहाड़ी इलाके में उनकी बाइक तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक गंभीर घायल हो गया। बाइक और बॉडी पेड़ पर ही टंगी रह गई। हादसा देर रात होने के कारण किसी की नजर तुरंत इस पर नहीं पड़ी। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि दुर्घटना के कुछ ही देर बाद युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत डुमरी थाना पुलिस को सूचना दी। सुदामडीह में जुड़िया नाला से ऑटो चालक का मिला शव, कल शाम से था लापता। पैर फिसलने से नाले में गिरने से मौत की आशंका। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र के पथेरडीह स्थित ईदगाह मोहल्ला निवासी 51 साल के ऑटो चालक जफर आलम का शव आज सुबह जुड़िया नाला से बरामद किया गया है। परिजन उन्हें कल शाम से लापता बता रहे थे। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों के अनुसार जफर आलम कल शाम करीब 6 बजे खाना खाकर घर से निकले थे। रात भर घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश की और मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने घर से कुछ दूरी पर स्थित जुड़िया नाला में एक शव उफलाता हुआ देखा था। सूचना मिलते ही एक बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। बाद में शव की पहचान लापता जफर आलम के रूप में की गई है, जिसकी पुष्टि परिजनों ने की है। झारखंड की जेलों में कैदियों के लिए डिजिटल सुविधा शुरू, अब परिजन घर बैठ ऑनलाइन पैसा कर सकेंगे ट्रांसफर। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जेलों में अब कैदियों के परिजनों के लिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। जेलों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह नई पहल की गई है। इस संबंध में आवश्यक बैंक डिटेल्स जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। झारखंड के कई जेलों में कैदी के परिजन अब घर बैठे उन्हें पैसा भेज पाएंगे। यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस नए प्रयोग से जेलों में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। साथ ही परिजनों को कैदियों को पैसा भेजने के लिए न तो जेल प्रशासन को रिश्वत देनी पड़ेगी और न ही घंटों मुलाकाती गेट पर खड़ा रहना पड़ेगा। जेल आईजी सुदर्शन
सुदर्शन मंडल ने बताया कि जेल के सभी कैदियों का अपना डिजिटल अकाउंट बनाया जा रहा है। फिलहाल एक्सिस बैंक की सहायता से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है। कैंटीन के जरिए कैदियों के परिजन और परिचित घर बैठे ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इन पैसों से कैदी जेल की कैंटीन से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। रांची के सेंटी बीटा अस्पताल के सामने मिला एक महिला का शव। मौत की वजह ठंड हो सकती है। रांची के सेंटी बीटा अस्पताल के सामने एक महिला का शव मिला है। महिला की उम्र 60 वर्ष के करीब मालूम होती है। समझा जा रहा है कि रांची में पड़ रही भीषण ठंड की वजह से उसकी मौत हुई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। महिला मूल रूप से कांके की निवासी बताई जा रही है। 2026 में झारखंड बनेगा टॉप राज्य, विकास यात्रा को मिलेगी नई रफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 9 वर्ष के अवसर पर प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय दफ्तर में हुई इस मुलाकात में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 9 वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया है और 9 वर्ष शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, 9 वर्ष नया संकल्प, नई ऊर्जा और नए अवसर लेकर आता है। हम सभी सकारात्मक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2026 झारखंड की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रशासन और जनता के सहयोग से राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में यह साल महत्वपूर्ण पड़ाव बनेगा। उन्होंने सभी से एकजुट होकर सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा को लेकर भाजपा का रांची नगर निगम के सामने प्रदर्शन। बीजेपी रांची महानगर द्वारा नगर निगम के समक्ष निकाय चुनाव की तिथि की अविलंब घोषित करने, दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग को लेकर बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। निकाय चुनाव शीघ्र कराए जाने समेत चुनाव संबंधित अपनी अन्य मांगों के समर्थन में नगर निगम के सामने बड़ी संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता जुटे रहे और जमकर नारेबाजी की। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन में रांची नगर निगम में पड़ने वाले सभी वार्ड से निर्वर्तमान पार्षद व उनके समर्थकों का जुटान हुआ। महाधरना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी उपस्थित रहे। रामगढ़ में विधि व्यवस्था का निरीक्षण करने देर रात सड़क पर उतरे एसपी। रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने मंगलवार की देर रात शहर के चौक चौराहों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। जिले के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने कोठार, चट्टी बाजार, थाना चौक, सुभाष चौक, कुजू, नया मोड़, नया सराय, रांची रोड और कुजू थाना क्षेत्र में जाकर पुलिस मुस्तैदी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। एसपी ने संदिग्ध व्यक्तियों और असामान्य गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। एसपी के आदेश पर रात भर पूरे रामगढ़ जिले के सभी इलाकों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी ने रात्रि पेट्रोलिंग, वाहन चेकिंग और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की है। इस दौरान एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। राजधानी रांची में बेलगाम हुए अपराधी, जघन्य वारदातों के बीच मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं। रांची में जिस तरह एक के बाद एक जघन्य घटनाएं हो रही हैं, उससे कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को न कानून का डर है और न ही पुलिस प्रशासन का। सवाल यह है कि आखिर रांची में चल क्या रहा है, किसके दम पर अपराधियों का मनोबल इतना सिर चढ़कर बोल रहा है। बीते कुछ दिनों की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। 2 दिन पहले लालपुर इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। 31 दिसंबर की रात बिरसा चौक पर एक युवक को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। अब ताजा मामला मीडिया कर्मियों पर हुए जानलेवा हमले का है। दरअसल 6 जनवरी की रात करीब 1 बजे दैनिक जागरण आईनेस्ट के 2 मीडियाकर्मी कार्यालय से काम समाप्त कर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे कोकर स्थित सुभाष चौक के पास पहुंचे, बाइक सवार 2 असामाजिक तत्वों ने छिनतई के इरादे से उन पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि स्थानीय ग्रामीणों ने साहस, सतर्कता और एकजुटता का परिचय देते हुए दोनों आरोपियों का पीछा किया और उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। जिम्मेदार नागरिकों की तरह उन्होंने कानून को हाथ में लेने के बजाय दोनों असामाजिक तत्वों को सुरक्षित रूप से पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ विधि सम्मत लिखित कार्रवाई की है। विनय चौबे का मल्टी सिटी मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, लालपुर में 3 BHK फ्लैट और करोड़ों की जमीन।
एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के काले साम्राज्य की रोज नई परतें उजागर हो रही हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में शुरू हुई यह जांच अब एक व्यापक और सुनियोजित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के रूप में तब्दील हो चुकी है, जिसके केंद्र में खुद चौबे के होने का पुख्ता संदेह है। एसीबी की जांच में अब तक की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार की कमाई को किसी एक जगह रखने के बजाय अलग अलग राज्यों और शहरों में फैलाया गया। गुरुग्राम में 3 आलीशान संपत्तियों के खुलासे के बाद अब जांच की सुई रांची की ओर मुड़ गई है। ताजा कार्रवाई में एसीबी ने रांची के पॉश इलाकों में छिपी संपत्तियों को चिन्हित किया है। इन दोनों संपत्तियों की बाजार कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध की कमाई माना जा रहा है। सिमडेगा के नए एसपी आईपीएस श्रीकांत सुरेश राव खोटरे ने किया पदभार ग्रहण। सिमडेगा के 21वें एसपी के रूप में आईपीएस श्रीकांत सुरेश राव खोटरे ने आज पदभार ग्रहण करते ही जिले की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाते हुए पुलिस पब्लिक के संबंध को प्रगाढ़ करते हुए प्राथमिकता बताए। आईपीएस श्रीकांत सुरेश राव खोटरे ने आज समाड़ाला स्थित एसपी कार्यालय में जिले के 21वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सिमडेगा के नए एसपी श्रीकांत सुरेश राव खोटरे 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पदभार ग्रहण कर उन्होंने कहा कि सिमडेगा को अपराध मुक्त रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले की विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए उन्हें आम लोगों से जिले की विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में सहयोग की अपेक्षा भी की है। उन्होंने कहा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति में अवगत होंगे, उसके बाद अपराध नियंत्रण की रूपरेखा तय कर पाएंगे। उन्होंने जिले के सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अपने अधीनस्थ सहकर्मियों से सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में जुआ का काला खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशीली पदार्थों और अवैध तरीके से पशुओं की तस्करी किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए बॉर्डर को पूरी तरह एक्टिव किया जाएगा। जिले में बढ़े हुए पॉक्सो मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि पॉक्सो के मामले में कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सरायकेला एसपी व डीसी की शिष्टाचार भेंट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत और उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान जिले की विधि व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों तथा पुलिस प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने जिले में कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने, अपराध नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन से जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए बेहतर और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने की अपेक्षा जताई है। 9 महीने में योजना बजट का 46% ही खर्च। राजस्व की वसूली भी 60%। 31 मार्च 2026 तक 54% खर्च और 40% वसूली करने की है चुनौती। वित्तीय वर्ष 2025-26 के 9 माह बीत चुके हैं, लेकिन योजना एवं विकास के लिए तय पैसों में 46% राशि ही खर्च हो पाई है। 31 दिसंबर तक तीसरी तिमाही में योजना बजट के करीब 42,200 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। यह राशि योजना बजट का करीब 46% है। चौथी तिमाही में 3 माह में 54% खर्च की चुनौती है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2025 में योजना बजट की 15% से भी कम राशि खर्च हुई थी। वहीं दूसरी तिमाही में करीब 19% राशि खर्च हुई। तीसरी तिमाही तक 46% तक ही खर्च हो पाया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट आकार 1.45 लाख 400 करोड़ रुपए का। इसी में योजना बजट 91,741.53 करोड़ रुपए है। केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी कुल राशि 17,073.61 करोड़ रुपए। वहीं 100% केंद्रीय योजना की राशि 2,908.98 करोड़ रुपए है। योजनाओं के लिए केंद्रांश की राशि 14,164.63 करोड़ रुपए है। रांची के उपायुक्त ने सुनी जनता की फरियाद, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री ने सोमवार को समाड़ालय में आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्य रूप से भूमि संबंधित विवाद, भूमि उपयोग की अनुमति और अन्य शिकायतें सामने आई हैं। उपायुक्त भंजत्री ने सभी फरियादों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जन तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सुगमता से पहुंचाना है।
झारखंड भाषाई विविधता का जीवंत उदाहरण, बहुभाषी शिक्षा पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में बोले मंत्री सुदेव्य कुमार। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव्य कुमार ने होटल चाणक्य BNR रांची में आयोजित बहुभाषी शिक्षा पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड भाषाई विविधता का जीवंत उदाहरण है, जहां कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर वाणी की कहावत पूरी तरह साकार होती है। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 जनजातियां एवं 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 24 जिलों को किसी एक भाषा में नहीं पिरोया जा सकता है। बहुभाषी शिक्षा ही झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला है। माननीय मंत्री ने मातृभाषा आधारित शिक्षा के वैज्ञानिक एवं भावनात्मक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि माँ ही बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। इसी कारण मदर टंग की अवधारणा शिक्षा का मूल आधार है। यदि बुनियादी शिक्षा सरल, रोचक और व्यवहारिक नहीं होगी तो वह केवल ब्लैकबोर्ड तक सीमित रह जाएगी और जागरूक नागरिकों का निर्माण नहीं कर पाएगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आज जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं और बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देना ही इन भाषाओं के संरक्षण का पहला और सबसे सशक्त प्रयास है। खोरठा भाषा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा से ही भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियां और पहचान जीवित रह सकती हैं। रांची में फर्जी ई-चालान वेबसाइट बनाकर साइबर ठग ठगी कर रहे हैं। जाने फर्जी SMS की पहचान और असली ट्रैफिक चालान जांचने का तरीका। राजधानी रांची में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। फर्जी ई-चालान वेबसाइट बनाकर लोगों से ट्रैफिक चालान के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ये नकली वेबसाइटें देखने में सरकारी RTO पोर्टल जैसी ही लगती हैं, जिससे आम लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं। ठग SMS के जरिए चालान बकाया होने का डर दिखाते हैं और लिंक भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही फर्जी वेबसाइट खुलती है, जहाँ वाहन नंबर डालने पर मनगढ़ंत जुर्माना दिखाया जाता है। कार्ड डिटेल्स भरते ही पैसा सीधे ठगों के खाते में चला जाता है। रांची के मोहराबादी निवासी एक व्यक्ति के पास भी इसी तरह का फर्जी ई-चालान वाला SMS आया था। संदेश में चालान लंबित होने की बात लिखी थी और भुगतान के लिए लिंक दिया गया था। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।